नमन करता हूँ। हमारा भारत का जो संविधान है बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये सुनकर के बड़ा गर्व होता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत का लोकतंत्र। परंतु जब कुछ मुखबिर संविधान की दुहाई देते हुए एक दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं कि संविधान का दोहन हो रहा है, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो संशय होता है कि संविधान कैसे बन गया है। क्या संविधान में समस्या है? ये संविधान बनाने वालों की समस्या है। समस्या संविधान में नहीं है। हमारा संविधान बहुत बृहद है। समस्या संविधान में नहीं है। समस्या वहां पर उत्पन्न होती है जहां से संविधान बना है, और जहां से संविधान बना है, कैसे बना है, किन परिस्थितियों में बना है, इसको जानने की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में बना है? संविधान हमारा, आप जानते होंगे कि सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है। तो क्या इस संविधान को बनाने में जनता की भूमिका थी? प्रश्न उठता है। जब ये हमारा संविधान बन रहा था तब 1947 अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया और भारत सरकार का गठन किया गया। और भारत सरकार का जब गठन किया गया तो प्रश्न उठता है कि भारत सरकार का गठन करने वाले कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग। और इस भारत सरकार को संविधान बनाने का दायित्व दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो पारित किया गया, ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार का गठन किया गया। और उस भारत सरकार को, जिसमें हमको सौंपे गए प्रधानमंत्री, सौंपे गए मंत्रिमंडल दिए गए, उन लोगों को संविधान निर्माण करने का दायित्व दिया गया। बात आती है कि संविधान कैसे बना। अधिकतर बच्चों से अगर पूछे बोले संविधान किसने बनाया तो सीधा हम कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया। पर संविधान बनाने की जहां बात आती है तो ये 6 लोगों की कमेटी थी, और इस 6 लोगों की कमेटी में आसिफ अली, के मुंशी, के सार, हुमायूं कबीर, के शांताराम और डॉक्टर गाडगिल, D.R. गाडगिल, और साथ में नेहरू जी थी। इन लोगों की एक कमेटी बनी गई थी और इस कमेटी के बनने के पश्चात में इन लोगों ने संविधान के प्रारूप का कच्चा निर्माण कर लिया था। और कच्चा निर्माण करने के बाद में बहुत बहस हुई, इसमें तर्क वितर्क वाद विवाद हुए, और इस तर्क वितर्क वाद विवाद के पश्चात में इनके मन में यह आया कि अब इसके प्रारूप को तैयार किया जाए, इसको पूर्ण रूप दिया जाए। जब इसको पूर्ण रूप देने की बात आई तो नेहरू जी को अपने लोगों पर भी विश्वास नहीं था, ना ही अपने पर विश्वास था। इन्होंने ब्रिटिश के एक विद्वान सर इवोर जेनिंग से इनसे प्रारूप बनाने का मन इनके मन में आया, और उस स्थिति में वहां पर महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया कि जब हमारे पास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान पुरुष हैं तो इनको प्रारूप बनाने के लिए क्यों नहीं मौका दिया जाता। तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और भीमराव अम्बेडकर जी को इस प्रारूप को पूरा करने के लिए, है ना, मुख्य रूप देने के लिए नियुक्त किया गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 27 अक्टूबर 1947 को इस प्रारूप को भारत के सम्मुख रखा, जिसमें 443 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी।
बात यही समाप्त नहीं होती। बात ये समाप्त होती कि हमारे संविधान विश्व का बहुत बड़ा संविधान है, और विश्व के बहुत बड़े संविधान में हमारे देश के नीति नियंताओं ने सारे विश्व की बहुत सारी अच्छी खूबियों को लेकर के संविधान को सृजित किया है। तो ऐसे कौन से देश थे जिनसे इसको सृजित किया गया? ब्रिटेन, जिससे संसद प्रणाली ली गई, जिसकी हम अधीन थे। मूल अधिकार अमेरिका, जिसके अमेरिका में ब्रिटिश के अधीन था। आयरलैंड ब्रिटेन के अधीन था। कनाडा ब्रिटेन के अधीन था। ऑस्ट्रेलिया, जिससे संबंधित सूची ली गई, ब्रिटेन के अधीन था। तो ये जितने भी उपनिवेश थे ये सब ब्रिटिश के अधीन थे, उनसे लिया गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हमको भी वो ब्रिटिश मानसिकता का संविधान दिया गया है? बात यहीं तक सीमित नहीं होती। बात तो वहां तक आती है कि हमारा किसी भी राष्ट्र के संविधान के निर्माण की जब बात आती है, किसी भी राष्ट्र के संविधान के निर्माण की बात आती है, तो उसका लीगल सोर्स देखा जाता है, उसका विधिक स्रोत देखा जाता है कि उसका विधिक स्रोत क्या है। हमारा भारत की सनातन जो सभ्यता है, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति की सभ्यता है, और विश्व का सबसे पुराना संविधान विधान की बात जहां आती है तो उसको मनु संहिता कहा गया है। तो हमारा अगर लीगल सोर्स बनता तो वैदिक साहित्य को लेकर के लीगल सोर्स बनाया जाता, विधिक प्रावधान उसके लिए जाते। परंतु यहां तो हमारे संविधान में विधिक जो स्रोत है वो 1942 अधिनियम, 1947 अधिनियम, जिसमें 1900 हमारा संविधान विधिक स्रोत ब्रिटेन का। हजम नहीं होती बात। हमारा भारत का संविधान विधिक स्रोत हमारा नहीं, हमारे संविधान में विधिक स्रोत नहीं है। जो हमको संविधान दिया गया है उसमें नागरिकों की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी संविधान बनाने में। जिन्होंने सरकार का चयन किया वो सरकार के जनता ने चयन किया, जिन्होंने हमारे संविधान को सौंप कर दिया। 1935 अधिनियम के 250 अनुच्छेद पूरे हमारे संविधान में ले लिए गए। 1935 अधिनियम के 250 अनुच्छेद हुबहू जैसे कि तैसे उतार दिए गए। हुबहू जो कि क्यों उतार दिए गए? क्यों उतार दिए गए? क्योंकि हमारे नीति नियंता जानते थे जिस तरह से अंग्रेज सरकार चला रहे हैं वैसे हमको भी सरकार चलाना है। तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमारे भारत के संविधान में राज्य और संघ दिया गया है, पहले अध्याय में दिया गया है, और पहले अध्याय में संघ और राज्य, भारत को संघों का राज्य कहा गया। भारत को राष्ट्र क्यों नहीं कहा गया? भारत को राज्य की संज्ञा क्यों दी गई? हमारे नागरिकता में हमको, जब हम नागरिकता का अध्याय पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के वे नागरिक बने रहेंगे जो अनुच्छेद है ना 1935 अधिनियम के अंतर्गत में परिभाषित है। अनुच्छेद 10 जो पूर्व उपबंधों के, जो व्यक्ति पूर्व उपबंधों के अधीन रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्यों 1935 अधिनियम के अंतर्गत भी भारत के नागरिक कहलाएंगे जो बाहर रह रहे हैं? फिर हमारी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भारत की नागरिकता के बारे में बात की जाए। बहुत सी ऐसी संशय हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसी तरह से दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार दिया गया, पर राज्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, स्पष्ट कहा था कि अगर राज्य कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो ऐसी सरकार को निकाल कर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। परंतु यहाँ तो हमको तो थोपे हुए प्रतिनिधि दिए जाते हैं कि फलाने पार्टी का ये हमारा कैंडिडेट है, इसको आपको चुनना है। राजनीतिक दल बना दिए हैं, उनको लेकर
करके हम बैठ करके जाति भाषाओं के आधार पर बट करके हम वोट देते रहते हैं। हमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसने अपने 5 साल की क्या भूमिका बनाई है, उसके क्या अधिकार है, उन अधिकारों को उनने जो हमको संविधान में दिए गए हैं हमने मांगे नहीं की कि उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, जिसको हमने चुनकर लाया चुने। हमारे यहाँ पे मंत्रियों की कोई योग्यता नहीं है। मैं अनुच्छेद 1945 की जो बात कर रहा था, हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना आजाद, वो किसी भी विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, पर शिक्षा मंत्री थे। और उसी का कारण था कि अनुच्छेद 45 में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया था, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था वो वैसे की वैसे प्रावधान ही बना रहा। इतने वर्षों तक राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उसको मूल अधिकार में लिया गया, अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ दिया गया। मूल अधिकार में जोड़ने के पश्चात भी कोई स्थिति, कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास में योग्यताधारी सरकार थी, ये योग्यताधारी मंत्रिमंडल थे, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हमारे शिक्षा की जो दयनीय स्थिति हुई। आज 333 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 333, ये 333 जो है, इसमें राष्ट्रपति महोदय 2 अंग्रेज प्रतिनिधियों का संसद में चयन करते हैं। क्यों करते हैं चयन? क्या ये 2 अंग्रेज सांसदों के बिना हमारी संसद चलेगी नहीं? अनुच्छेद 336 अंग्रेजों के लिए विशेष प्रावधान रख दिया गया। अनुच्छेद 338 अंग्रेजों के फायदे के लिए शिक्षा में ऋण अनुदान की व्यवस्था, यानी एक ब्रिटिश मिशनरियों को शिक्षा में अनुदान देने का प्रावधान है, परंतु दूसरी धार्मिक शिक्षाओं को प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। बात आती है यहीं तक बात है कि कुछ संवैधानिक पद और कुछ संवैधानिक दायित्व भी जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो संवैधानिक दायित्व भी हमको ऐसा लगता है कि हम आज गुलाम हैं। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है अभी कल ही परसों कोई मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 2 उप मुख्यमंत्री बन गए, 2 उप मुख्यमंत्री, इसके पहले प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन गए साहब। ये क्या है? संविधान में मैं पूछना चाहता हूं हमारे विद्वान वक्ता जो बैठे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तो पद है हमारे संविधान में, उप प्रधानमंत्री है क्या? अनुच्छेद में उप मुख्यमंत्री है क्या? जब ये पद है नहीं तो ये संवैधानिक पदों की नियुक्ति कौन कर रहा है? संविधान में तो इसका कोई क्राइटेरिया है नहीं, इनकी नियुक्ति क्यों हो रही है? ये क्या अवसरवादी नीतियों के अनुसार से जो मर्जी चल रही है कार्यपालिका या संसद, या अपनी मर्जी से किसी प्रकार का भी पदों का गठन कर सकते हैं? क्या है? राष्ट्रपति शब्द दिया गया है। राष्ट्रपति, जब इंग्लिश में इसको हमने देखा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम भारत माता कहते हैं, परंतु भारत में जन्म व्यक्ति को भारत का पति हो जाता है, राष्ट्रपति शब्द दे दिया गया। ये क्या सही है? ऐसे बहुत सारे संवैधानिक पदों को ऐसे दिया गया है। राष्ट्रपिता, भारत माता कहते तो राष्ट्रपिता कहां से आ गए, जबकि राष्ट्रपुत्र होना था। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी है। संविधान ऐसे नहीं बना, संविधान में बहुत कुछ अच्छी खूबियां है, परंतु बात जहां आती है योग्यताओं की, तो मनु संहिता में राजा के चयन के लिए परीक्षा किया जाता था। मंत्रियों के चयन के लिए मंत्रियों की ज्ञान का परीक्षण किया जाता था, तब मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाता था। परंतु यहाँ तो योग्यता, मंत्रियों की कोई योग्यता नहीं है। हमारे यहाँ तो मंत्रियों की योग्यता के स्थान पर चपरासियों की योग्यता है कि 8वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। बात आती है न्यायपालिका और कार्यपालिका की। न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय कहा गया है न्यायपालिका को। आज में न्यायपालिका के हमारे सदस्य लोग बैठे हैं, विद्वान वक्ता बैठे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी बात। आज न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कहा गया है, परंतु यहाँ पे तो लॉ मिनिस्ट्री में जजों के कार्यक्षेत्र और उनके कार्यानुभवों का निर्धारण करने लगे हैं। सीनियरिटी और पद अनुभव नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में घुसपैठ हो रहा है।
मैं आज न्यायपालिका से पूछना चाहता हूं, हमारे नीति नियंताओं ने जो न्यायपालिका को स्वतंत्र इकाई कहा है, स्वतंत्र इकाई बनाया है, तो किस अनुच्छेद के तहत वकीलों की वेशभूषा अभी भी ब्रिटिश शासनकालीन रखी गई है? किस अनुच्छेद के तहत वकीलों की वेशभूषा अभी तक ब्रिटिश शासनकालीन रखी गई है? अभी भी वकील और जजों की यूनिफॉर्म ब्रिटिश शासनकालीन जैसी क्यों है? क्या यही स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसने न्यायाधीशों और वकीलों का ड्रेस तक का निर्धारण नहीं कर सकी? 1857 की क्रांति जो हुई थी, पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पे अंग्रेजों ने पाया था कि भारतीयों को एक होने न दिया जाए, नहीं तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ ब्राह्मण एक वर्ग ऐसा है जिसको लोग बहुत पूजते हैं, उसको देव के रूप में संज्ञा मानते हैं, उसकी बात को टालते नहीं हैं। ब्राह्मण के कहने पर लोग आ जाते थे। उन्होंने क्रांति में मंगल पांडे की भूमिका को देख लिया था, उन्होंने अनुभव कर लिया था कि जब तक, और राज दरबार जो छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, इन रजवाड़ों में जो उन्होंने देखा कि इनके पास में इनको लोभ की बड़ी, पद की बड़ी वो रहती है, तो उन्होंने देख लिया था कि इनको भ्रांतियां पैदा करके इसमें इनके साथ में मतभेद पैदा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारत में ऐसी दूसरी क्रांति दोबारा ना हो, भारत के लोगों में एकता स्थापित ना हो, इसके लिए उन्होंने लोगों को धर्म, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, दलित, सवर्ण, पूंजीपति, श्रमिक, जमींदार, किसान, छुआछूत, ऊंच नीच में लोगों को बांट दिया। यही नहीं, अंग्रेजों ने लोगों को हक दिलाने की एक कल्पना कर ली। ब्रिटिशियन बहुत माइंडेड थे, उन्होंने एक कल्प करके एक ब्रिटिश मानसिकता के लोगों को एक मंच में ले आए, और ये ब्रिटिश मानसिकता का एक मंच था राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बना, जिसको ए.ओ. ह्यूम ने बनाया 1885 में, जिसमें ब्रिटिश परस्त लोग सम्मिलित होते गए। जिन्हें लगा कि ये कांग्रेस ब्रिटिश परस्त है, वे छोड़ते भी गए। इस तरह अंग्रेजों को शासन करने में आसानी हो गई और वे लगातार शासन करते रहे। वो तो धन्यवाद देना होगा हमको हिटलर का, जिसके कारण से विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जीतने के बाद में भी आर्थिक हार हुई, और इस आर्थिक हार के कारण से भारत को स्वतंत्र करने के लिए इसको मजबूर होना पड़ा। स्पष्ट है, आजाद हिंद फौज का गठन नहीं होता, आजाद हिंद सरकार का गठन हो गया था। सुभाष चंद्र बोस का कद बढ़ गया था, जिसको कुछ ब्रिटिश परस्त लोग नहीं चाहते थे कि उसका कद बढ़ जाए। मजबूरी थी अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, परंतु अंग्रेजी विचारधारा और उनके अधिनियम के तहत जो संचालन का गुरु मंत्र यहाँ के ब्रिटिश परस्त लोगों को मिला है, जनता को छलने का दौर अभी भी जारी है। आज मैं उन सभी विधि जानकारों को एक मंच में आकर के संविधान की समस्या और समाधान के साथ साथ जनता के हितों के संरक्षण के लिए आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि हमारा संविधान ब्रिटिश अधीन व्यवस्था न होकर के वैदिक सनातन व्यवस्था के साथ बनाया जाए, ताकि भारत विश्व गुरु बन करके पुनः एक बार भारत का नाम फिर से विश्व गुरु के रूप में हो। हार्दिक धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।